वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 25 दिसंबर। तो देखते हैं पहली न्यूज़ है हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सख्ती बिल के बारे में। तो देखिए रिसेंटली महाराष्ट्र की सरकार ने जो है सख्ती क्रिमिनल लॉस महाराष्ट्र अमेंडमेंट बिल जो है वो फाइनलाइज कर दिया है। और ये जो है जो वुमेंस के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं या जो बच्चों के अगेंस्ट जो क्राइम्स होते हैं तो इसको लेकर के है। और इसमें जो रेप के जो केसेस होते हैं इसमें यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट की बात की गई है इसके लिए। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है कैपिटल पनिशमेंट यहाँ पे रिकमेंड किया गया है कि जो भी रेप के केसेस होंगे उसमें फांसी की जो सज़ा है वो दी जाएगी। तो कुछ प्रोविजंस देख लेते हैं। देखिए, इट प्रपोजेस स्ट्रिक्टेंट पनिशमेंट इंक्लूडिंग द डेथ पेनल्टी एंड हैवी फाइन्स फॉर द कल्प्रिट। तो जो भी दोषी पाया जाएगा रेप केसेस में उसको जो है हैवी फाइन्स के साथ साथ जो है यहाँ डेथ पेनल्टी तक की सज़ा यानी मृत्यु दंड तक की सज़ा जो है वो दिया जा सकता है। उसके अलावा फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट का जो है गठन किया जाएगा, कुछ स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया जाएगा और कुछ सेपरेट कोर्ट्स का जो है गठन किया जाएगा जो कि केस को इन्वेस्टिगेशन करने का काम और जो केसेस चल रहे हैं तो जो स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे वो इस एक तरह से फास्ट ट्रायल कंडक्ट करेगी और जो स्पेशल पुलिस टीम बनेगी वो इसको जल्दी से जल्दी जो इन्वेस्टिगेशन करने का काम करेगी। अब बात करें अगर जेल टर्म की, तो देखिए अगर मान लीजिए इसमें अगर गिल्टी पाया जाता है, दोषी पाया जाता है अगर, तो पनिशमेंट जो है वो पूरे लाइफ के लिए दिया सकता है। ठीक है, जो आजीवन कारावास जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और या तो 10 साल कम से कम जो है 10 साल की सज़ा है और 10 साल को जो है 10 साल से लेकर बढ़ाया जा सकता है उसको पूरे जीवन तक के लिए। ठीक है, आजीवन कारावास तक के लिए यहाँ सज़ा का प्रावधान किया गया है। और जो हीनियस केसेस हैं, जो हीनियस नेचर के जो भी रेप केसेस होंगे वहाँ पे फांसी की सज़ा का प्रावधान किया गया है इस बिल में। उसके अलावा देखेंगे तो कंपनसेशन की भी बात की गई है कि जो एसिड अटैक के जो विक्टिम्स हैं जिनके ऊपर एसिड से जो एसिड वगैरह फेंक दिया जाता है तो ऐसी जो महिलाएं हैं उनको 10 लाख रुपए का जो मुआवजा दिया जाएगा। और वो जो अमाउंट है ये कलेक्ट किया जाएगा जो कन्विक्ट होगा। ठीक है, तो जो दोषी होगा जिसने ये एसिड अटैक जैसा घिनौना काम किया होगा तो उससे ये 10 लाख रुपए वसूले जाएंगे और उस विक्टिम को जो है दिए जाएंगे। अब बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन जो है उसके लिए टाइम पीरियड तय किया गया है कि सिर्फ 15 वर्किंग डेज़ के अंदर जो है ये जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, और उसके अलावा 7 दिन और बढ़ाया जा सकता है। तो कुछ कंडीशंस में जो है 7 दिन और यहाँ बढ़ाया जा सकता है। तो जिस दिन उस ऑफेंस का रजिस्ट्रेशन हो गया, जिस दिन रजिस्टर हो कर दिया गया वो ऑफेंस, तो उस दिन से लेके 15 वर्किंग डेज़ तक का टाइम मिलेगा। ठीक है, और बाद में 1 हफ्ते और एक्स्ट्रा जो है बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा ज़्यादातर जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी वो कैमरे के उसमें की जाएगी। ठीक है, वहाँ रिकॉर्डिंग वगैरह होते रहेंगे। ठीक है, तो जो भी ऐसे केसेस होते हैं तो वहाँ पे कैमरा स्टार्ट रहेगा, वहाँ पे वो विक्टिम का जो बयान वगैरह है या विटनेस के जो भी बयान वगैरह हैं वो लिए जाएंगे। अब बात करें, देखिए न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पहला तो ये एसिड अटैक्स जो है उसको कवर कर रहा है। तो देखिए जो महाराष्ट्र के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने रिकमेंड किया कि जो एसिड अटैक का जो पनिशमेंट है अंडर सेक्शन 326A ऑफ आईपीसी उसको कम से कम जो है 15 साल बढ़ा दिया जाए। ठीक है, कम से कम 15 साल से लेकर के जो है आजीवन कारावास तक का प्रावधान इसमें होना चाहिए, ये जो है कहा गया है इसमें। उसके अलावा जो भी प्लास्टिक सर्जरी या जो फेस रिकन्स्ट्रक्शन ऑपरेशन में जो भी खर्चा वगैरह आएगा तो वो पूरा एक तरह से फ़ाइन के रूप में चार्ज किया जाएगा जो एक्यूज़ होगा, जो दोषी होगा, तो उस दोषी से ये पैसे चार्ज किए जाएंगे प्लास्टिक सर्जरी के पूरे खर्चे और फेस रिकन्स्ट्रक्शन ऑपरेशन वगैरह के पूरे सारे जो खर्चे हैं। उसके अलावा दूसरा चीज़ ये है कि सोशल मीडिया को भी कहीं ना कहीं एक जवाबदेही यहाँ बनेगी। ठीक है, तो ये पैनल इंक्रीज कर रहा है पनिशमेंट अंडर आईपीसी सेक्शन 175A फॉर फेलियर टू शेयर डाटा फॉर प्रोब बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या इंटरनेट प्रोवाइडर्स। तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, तो उनको जो है उनकी भी यहाँ जवाबदेही होगी कि वो अगर ऐसे कोई केसेस या ऐसे कोई वीडियोज़ या फ़ोटोज़ अगर आप आपके नेटवर्किंग साइट्स पर अगर आते हैं तो आपको जो है उसके बारे में पुलिस को बताना होगा। उसके अलावा जो पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, तो इसके अंदर जो है जो भी डाटा वगैरह है उनको 3 दिन के अंदर देना होगा। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह है तो 3 दिन के अंदर अगर पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड कोई केस है तो यहाँ 3 दिन के अंदर जो है उनको ये डाटा उपलब्ध कराना होगा पुलिस को, नहीं तो यहाँ पे पेनाल्टी का भी प्रावधान किया गया है।
उसके अलावा जो फॉल्स कंप्लेंट, जो झूठी कंप्लेंट या झूठे रेप के चार्जेस वगैरह लिखवा दिए जाते हैं, तो यहाँ पे अगर वो उनका झूठा चीज़ किए हैं, ये झूठे कंप्लेंट किए हैं, अगर ये सिद्ध हो जाता है तो यहाँ पे उनको पनिशमेंट भी दी जाएगी। ठीक है, तो पनिशमेंट जो है इंक्रीज़ कर दिया गया है फॉल्स कंप्लेंट्स के लिए। फॉर गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, अगर आप पब्लिक सर्वेंट या पुलिस को अगर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं तो यहाँ उस पनिशमेंट को अब बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो प्रोविजंस को जो बिल में और स्ट्रिक्ट कर दिया गया और जो है थोड़ा सा टाइट कर दिया गया है, ताकि जो कल्प्रिट्स हैं उनको पनिश किया जा सके और उनके मन में जो एक डर की भावना पैदा हो, जिससे वजह से एक वो क्राइम करने से एक बार सोचें ज़रूर। ठीक है, मन में उनके डर हो। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट द इनोसेंट आर सेव्ड, और लेकिन ये भी ज़रूरी है कि जो इनोसेंट है उनको बचाने की भी आवश्यकता है। इसीलिए सो सीवियर पनिशमेंट इज़ रिक्वायर्ड अगेंस्ट पीपल फिलिंग फॉल्स और रॉन्गफुल कंप्लेंट्स। इसलिए जो लोग अगर मान लीजिए गलत कंप्लेंट फाइल करते हैं तो उनके खिलाफ भी यहाँ कार्रवाई की जाएगी। कंपनी ने देखिए प्रोविज़न को स्क्रैप कर दिया है फॉर नॉट गिविंग एंटिसिपेटरी बेल टू पीपल मेकिंग रॉन्गफुल और फॉल्स कंप्लेंट्स, तो इसको जो है यहाँ पे स्क्रैप कर दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे ट्रांस पर्सन को भी कवर किया जाएगा। जो सेक्शन 354E था हमारा आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का, कि अगर आप किसी महिला के अगर मॉडेस्टी को इंसल्ट करते हैं, इंटिमिडेट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो अब इसको कवर, अब ये ट्रांसजेंडर्स को भी कवर करेगा। ठीक है, तो इसमें मेन, वुमेन और ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड किया गया है। अब इसके लिमिटेशन की बात करें, देखिए कई लॉज होने के बावजूद भी देखें हमें ये देखने को मिलता है कि रेप के जो केसेस हैं अभी भी न्यूज़ में हमेशा चलते रहते हैं। ठीक है, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ब्रुटैलिटी वाले जो रेप के केसेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लॉ है, जो इसके संबंध में जो भी कानून है वो उतना सख्त नहीं हो पाया है। जो जनरल परसेप्शन है इज़ दैट सिंस द लॉज हैव बीन मेड मोर स्ट्रिक्ट सो द रेपिस्ट रिजॉर्ट टू एक्सट्रीम मेजर्स इन अ बिड टू डिस्ट्रॉय द एविडेंस। और ये भी कहीं कहीं अवधारणा ये भी बनती है कि जब अगर लॉ, जो कानून अगर और तगड़ा पनिशमेंट जो है और कड़ा कर दिया जाएगा तो जो रेपिस्ट है वो कोशिश ये करेगा कि एविडेंस को जो है कैसे न कैसे करके डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो उस पर भी ध्यान देने वाली चीज़ है ये। अब बात करते हैं आगे की राह की। तो देखिए अब हमें ज़रूरत है बेटर पुलिसिंग की। ठीक है, जो भी पब्लिक स्पेसेस हैं उनको महिलाओं के लिए सेफ बनाया जाए और एक राउंड द क्लॉक सर्विलेंस वगैरह किया जाए, जो भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे ऐसी जो घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है, और जो ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक पॉइंट्स हैं वहाँ पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट की जाए। तो प्रिवेंशन एंड नॉट पनिशमेंट इज़ द सोल्यूशन दैट रिक्वायर्स कंक्रीट एफर्ट्स ऑन पार्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो इट इज़ नॉट हार्श पनिशमेंट्स दैट विल डिटर, इट इज़ द फियर ऑफ बीइंग कॉट एंड नॉट बीइंग स्पेयर्ड। ठीक है, बात करते हैं देखिए पीएन पानीकर जी के बारे में। पीएन पानीकर जिनको हम पुथुवाइल नारायण पानीकर के नाम से भी जानते हैं। तो रिसेंटली हमारे राष्ट्रपति जी ने जो है पीएन पानीकर जी का जो स्टैचू है उसको अनवील किया है पूजापुरा तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो उनके स्टैचू की स्थापना किया गया है। तो देखिए ये जो पीएम पानीकर थे इनको फादर ऑफ द लाइब्रेरी मूवमेंट बोलते हैं। तो केरला में जो है इन्होंने लाइब्रेरी मूवमेंट की जो शुरुआत की थी। देखिए 19 जून को जो कि इनकी डेथ एनिवर्सरी है, तो इस दिन जो केरला में वनाया दिनम या जिसको हम रीडिंग डे बोलते हैं, 1996 से ही लगातार जो है ये रीडिंग डे के रूप में ये मनाया जाता है, इनका जो डेथ एनिवर्सरी है। देखिए 2017 में प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था 19 जून को नेशनल रीडिंग डे। तो पहले केरला का रीडिंग डे था, बाद में 19 जून 2017 में जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको नेशनल रीडिंग डे के रूप में जो है घोषणा की इसकी। देखिए पानीकर ने फॉर्मेशन किया तिरुवितकमोर ग्रंथशाला संगम का, या जिसको ट्रावनकोर लाइब्रेरी एसोसिएशन भी बोलते हैं। तो 1945 में जो है ट्रावनकोर लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई और साथ ही साथ 47 रूरल लाइब्रेरीज का भी उद्घाटन किया गया और एक स्लोगन दिया गया, रीड एंड ग्रो। ठीक है, पढ़ो और बढ़ो का स्लोगन जो है दिया गया। उसके बाद जब केरला स्टेट का फॉर्मेशन हुआ 1956 में, तो केरला ग्रंथशाला संगम जो है उसकी स्थापना किया गया। उसके बाद इनके द्वारा जो है विलेज में, केरला के जो गांवों में है ये ट्रैवल किए और रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए जो है, पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कार्य किया। उसके अलावा ग्रंथशाला संगम को देखेंगे तो देखिए यूनेस्को का 1975 में गुरुपक्षिक अवार्ड जो है इसको दिया गया है, ग्रंथशाला जो संगम है इसको। उसके अलावा इट बिकेम द केरला स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल। उसके अलावा ये केरला का स्टेट लाइब्रेरी काउंसिल बन गए विद एन इनबिल्ट डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड फंडिंग के साथ में।
नेक्स्ट हम बात करेंगे एनआईए, या जिसको हम नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से भी जानते हैं, जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। देखिए, एनआईए ने एक चार्जशीट जो है फाइल की थी अगेंस्ट 3 अक्यूज्ड इन कनेक्शन विद द रिकवरी ऑफ एक आईडी रिकवर किया गया था। तो उसी में 3 लोगों के विरुद्ध जो है एनआईए ने कंप्लेंट फाइल की थी। ये जम्मू एंड कश्मीर की घटना है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि जो तीनों एक्यूज पर्सन्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स वाया व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के द्वारा जो है उनको एक तरह के इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए जा रहे थे। और इन्वेस्टिगेशन से बहुत सी चीज़ें जो हैं एक सामने निकल के आई है। और ये कहा गया है कि उनका जो मेनली जो टारगेट था तो वो इंडिया को टारगेट कर रहे थे, और एक तरह से जो ब्लास्ट वगैरह है वो कंडक्ट करना चाहते थे। अब बात करते हैं एनआईए के बारे में। देखिए, एनआईए एक सेंट्रल एजेंसी है, तो जो भी सिक्योरिटी या सोवरेनिटी या और भी चीज़ें जो टेररिस्ट संबंधित जो चीज़ें हैं, तो उनको उस ऐसे क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने का काम जो है ये करती है। ठीक है। तो उसके अलावा देखेंगे तो जो भी एटॉमिक या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसके अगेंस्ट ये वर्क करती है, स्मगलिंग वगैरह को रोकने की कोशिश करती है। और एक एनआईए जो सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी है। ठीक है। तो इसके पास ये पावर है कि ये जो भी टेरर रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेट में हो रहे हों, चाहे वो आसपास के इलाके में कहीं भी हो रहे हों, तो वो इनके पास ये पावर है कि बिना स्टेट की परमिशन के जो है ये ऐसे केसेस को इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं। देखिए, इनकी स्थापना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना जो है वो 2008 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के द्वारा किया गया था, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है एनआईए। अब इसके जुरिडिक्शन की बात करें तो देखिए, एक राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट कर सकती है कि केस को जो है एनआईए को सौंप दिया जाए। उसके अलावा मान लीजिए कि जो एनआईए एक्ट में जो ऑफेंसेस रजिस्टर्ड हैं तो उनकी जांच कर सकती हैं। उसके अलावा जो कि हमारी केंद्र सरकार है वो भी एनआईए को ऑर्डर दे सकती है कि आप ये इन्वेस्टिगेशन करिए। ठीक है। तो कहीं भी पूरे इंडिया में वो कहीं भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। इनके कंपोजिशन की बात करें तो मेनली इसमें जो आईपीएस और जो आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस के लोग जो होते हैं इसमें ऑफिसर्स के पद पर नियुक्त होते हैं। और वेरियस स्पेशल कोर्ट्स को नोटिफाई किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा जो है। तो कई स्पेशल एनआईए कोर्ट्स का जो है गठन भी किया गया है। उसके अलावा देखिए, कोई भी क्वेश्चन होगा, एनी क्वेश्चन टू द जुरिडिक्शन ऑफ द दीज कोर्ट्स इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे जो एनआईए कोर्ट्स हैं उनका क्या जुरिडिक्शन होना चाहिए ये हमारी केंद्र सरकार जो है डिसाइड करती है। और इसमें एक जज होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा, और रिकमेंड करते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जब मुख्य न्यायाधीश रिकमेंड करेंगे तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है जो एनआईए के जो कोर्ट है उनके जज को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। तो उनका जो जुरिडिक्शन होगा वो जिस स्टेट में होंगे उसी स्टेट का जुरिडिक्शन होगा इनका। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास भी ये पावर है कि वो ट्रांसफ़र कर सके केसेस को फ्रॉम वन स्पेशल कोर्ट टू अनदर स्पेशल कोर्ट। ठीक है। तो मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी केसेस का जो ट्रांसफ़र करना है वो सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, चाहे वो एनआईए कोर्ट ही क्यों ना हो। उसके बाद देखेंगे, देखिए, जो एनआईए स्पेशल कोर्ट्स हैं इनके पास ये पावर्स हैं ऑफ ऑल द कोर्ट सेशन अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो ये अंडर सीआरपीसी जो है ये सारे क्राइम्स का जो ट्रायल वगैरह है वो करते हैं। किसी भी ऑफेंस का ट्रायल जो है सीआरपीसी के अंडर में ये एनआईए स्पेशल कोर्ट्स करते हैं। अपील की बात करें तो देखिए, एन अपील फ्रॉम एन एनी जजमेंट, सेंटेंस और ऑर्डर नॉट बीइंग एन इंटरलॉकेटरी ऑर्डर फॉर ए स्पेशल कोर्ट लाइज टू द हाई कोर्ट। तो देखिए, अगर हमें अपील करना है तो हम पहले हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, बोथ ऑन द फैक्ट एंड ऑन द लॉ। स्टेट गवर्नमेंट हैव आल्सो बीन एम्पावर्ड टू अपॉइंट वन और मोर सच स्पेशल कोर्ट्स इन दिस स्टेट्स। तो देखिए, एक या एक से अधिक जो है एक स्टेट में एक से अधिक कोर्ट हो सकते हैं एनआईए के। ठीक है। ये पावर जो है वो किसके पास है, तो स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि एक से अधिक कोर्ट आप बना सकते हैं। ठीक है। तो जो भी अगर हमको मान लीजिए कि अगर उनके जजमेंट के जो भी एनआईए का कोर्ट है उसके खिलाफ अगर हमको अपील करना है तो हम हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मीडनम मंजपाई स्कीम के बारे में। देखिए, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टैनली के द्वारा जो है मीडनम मंजपाई कैंपिंग जो है शुरू किया गया है, और लोगों से ये आग्रह किया गया है कि आप प्लास्टिक बैग की जगह आप जो कपड़े के जो बैग्स होते हैं, क्लॉथ के जो बैग्स होते हैं उसका इस्तेमाल करें। तो इसीलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। देखिए, तमिलनाडु की सरकार के द्वारा जो है करीब 14 टाइप के प्लास्टिक मटेरियल्स को पहले ही बैन किया जा चुका है। ठीक है। तो और ये भी कहा गया कि इन्फोर्समेंट जो है वही की है फॉर द बैन टू बी इफेक्टिव।
देखिए गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स टू एड्रेस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल इश्यूज़। तो सरकार को भी ज़रूरत है कि जो भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं उसको नोटिस करें, जैसे कि पॉलिसीज़ बनाई जाए ताकि प्लास्टिक को एक तरह से रेगुलेट किया सके, रिसाइकलिंग को और इम्प्रूव कर सके, और एक तरह का बेटर वेस्ट सेग्रीगेशन मैनेजमेंट हो, ठीक है, जो भी वेस्ट वगैरह है उसको अच्छे से रिसाइकिल कर सकें, उनका मैनेजमेंट जो है वो कर सकें, ठीक है। उसके बाद देखिए जो सिंगल प्लास्टिक्स होते हैं उन्हीं को ज़्यादातर बैन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो जो भी ग्रोसरी बैग्स होंगे या फूड पैकेजिंग बॉटल्स स्ट्रॉज वगैरह, तो ये सब जो है एक बार आदमी इस्तेमाल करके इसको फेंक देता है, तो इससे जो पोल्यूशन है इससे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो और देखिए प्लास्टिक जो है वो बहुत चीप होते हैं, लाइट वेट होते हैं और आसानी से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमें ये देखने को मिलेगा कि पिछले दशकों में इनका जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, बहुत तेज़ी से हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये आने वाले समय में भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ये यूनाइटेड नेशन ने कहा है, यूएन के द्वारा ये कहा गया है कि आने वाले टाइम में भी जो है प्लास्टिक हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अब आवश्यकता हमें यह है कि जो प्लास्टिक का यूज़ है उसको कम से कम किया जाए, ठीक है। तो कई कंट्रीज़ भी अभी स्ट्रगल कर रही हैं इस चीज़ को मैनेजमेंट को लेकर के, ठीक है। प्लास्टिक जनरेट तो कर देती हैं लेकिन उसको रिसाइकिल मैनेजमेंट करने के लिए उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल नहीं रहते हैं। और करीब करीब इंडिया में भी देखेंगे तो 60% ऑफ जो प्लास्टिक वेस्ट है वो कलेक्ट किया जाता है, लेकिन बाकी का जो 40% है प्लास्टिक वेस्ट वो कलेक्ट जो है नहीं किया जाता। तो करीब करीब 10,376 टन जो है वो अनकलेक्टेड रह जाता है। 2019 में देखिए यूनियन गवर्नमेंट इन ए बिड टू फ्री इंडिया ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक बाई 2022। देखिए हमारे जो सरकार के द्वारा भी, केंद्र सरकार के द्वारा भी जो है कैंपेनिंग स्टार्ट किया गया था कि 2022 तक जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को बैन कर देना है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हमें यूज़ जो है वो देखने को मिल रहा है। अब बात करें, देखिए एक गवर्नमेंट कमेटी हैज़ आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स टू बी बैन बेस्ड ऑन इंडेक्स ऑफ द यूटिलिटी एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इट हैज़ प्रपोज अ 3 स्टेज बैन। देखिए 3 स्टेज बैन जो है एक कमेटी का गठन किया गया था, तो उसके द्वारा जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो है बैन बताया गया कि इसको बैन करने की आवश्यकता है। उसके अलावा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ जो होंगे, इसमें 3 कैटेगरी बताई गई। तो पहले जो कैटेगरी है, ठीक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक की, टू बी फेज्ड आउट आर प्लास्टिक स्टिक्स यूज इन बैलून्स, फ्लैग्स, कैंडी, आइसक्रीम, ईयरबड्स एंड थर्माकोल दैट इज़ यूज इन डेकोरेशन। तो उसको बैन कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इनके पहले कैटेगरी है, जैसे कि इसमें जो आइसक्रीम के जो प्लास्टिक्स होते हैं, ईयरबड्स के प्लास्टिक्स होते हैं या थर्माकोल वगैरह है, तो ऐसे प्लास्टिक्स को जो है पहले बैन करना चाहिए। फर्स्ट कैटेगरी में जो है रखा गया सिंगल यूज़ प्लास्टिक के। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा बिलीगिरी रंगस्वामी टेम्पल या बीआरटी टेम्पल टाइगर रिजर्व। तो देखिए देयर इज़ अ प्लान टू अप्रूट लांतना स्प्रेड ओवर 70,000 हेक्टेयर्स। तो लांतना जो है वो एक टाइप का जीनस है करीब, ठीक है। ये लांतना जो है वो जीनस है अबाउट 150 स्पीसीज ऑफ पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट। तो ये पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट की स्पीसीज है लांतना। तो ये करीब 70,000 हेक्टेयर्स में जो है ये फैल चुका है बीआरटी टाइगर रिजर्व में और बांडीपुर टाइगर रिजर्व में, ठीक है। तो इन 5 सालों में ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो हमें फैलता हुआ देखने को मिला है। बट देयर आर कंसर्न्स दैट अपरूटिंग इन सच ए स्केल विल इंटेल डिस्टर्बेंस टू द फॉरेस्ट। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कंसर्न कहा जा रहा है कि इनको अगर उखाड़ के फेंका जाएगा तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट में डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। लांतना जो होते हैं ये ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे अमेरिकाज अफ्रीकाज में भी देखने को हमको मिलते हैं, ठीक है। तो दे एग्जिस्ट एज एन इंट्रोडक्ट स्पीसीज इन न्यूमरस एरियाज, ठीक है। तो एज ए इंट्रोडक्शन स्पीसीज जो देखने को मिलते हैं, खासकर जो ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक रीजन है और साउथ नॉर्थ ईस्ट पार्ट है हमारे इंडिया का, तो वहाँ पे लांतना जो है ये ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलते हैं। अब बात करें लांतना एक प्रॉब्लम क्यों है, तो देखिए लांतना जो है एक सीरियस इकोनॉमिक पेस्ट है, ठीक है, टू द सिट्रस इंडस्ट्री। और कई फॉरेस्ट रीजन्स में इट हैज़ बिकेम एन इन्वेजिव न्यूसेंस क्राउडिंग आउट ग्रेजिंग लैंड्स एंड एग्रीकल्चर एरियाज़। जो भी एग्रीकल्चर लैंड एरियाज़ है वहाँ पे ये जो है ये थोड़े टॉक्सिक टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये बहुत नुकसानदेह होते हैं, ठीक है। तो लांतना जो है वो टॉक्सिक होते हैं, ज़्यादातर जो लाइफ स्टॉक हैं, जो मान लीजिए जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत नुकसानदेह है। बात करें बीआरटी टाइगर रिजर्व के बारे में, तो देखिए बीआरटी टाइगर रिजर्व है ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स द बिलीगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व इज़ बेस्ड इन साउथ ईस्टर्न कर्नाटका एट द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु। देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पे हमें बीआरटी टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रंगस्वामी टेम्पल के नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है,
नेक्स्ट हम देखेंगे तो देखिए, इसको एक प्रोटेक्टेड रिजर्व डिक्लेयर किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में। ठीक है, तो ये एक प्रोटेक्टेड रिजर्व देखने को मिलेगा हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। इट यूनिक सेंचुरी एग्जिबिट्स स्कर्ब, डाई डिसिडुअस, मॉस डिसिडुअस, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन एंड शोला फॉरेस्ट। तो यहाँ ये सारे तरह के फॉरेस्ट जो हमें देखने को मिलते हैं, और इसमें कई एंडेमिक स्पीसीज़ जो हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की पाई जाती हैं। उसके अलावा कई जो मेडिसिनल टाइप के जो प्लांट्स हैं वो भी हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे असिग्मा के बारे में। तो रिसेंटली देखिए आर्मी ने लॉन्च किया है असिग्मा। जैसे हमारा व्हाट्सएप है वैसे इनका सेम असिग्मा है। ये एक आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन है। ठीक है, असिग्मा का फुल फॉर्म है आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। ठीक है, तो एक नए जनरेशन का स्टेट ऑफ द आर्ट वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। इसको डेवलप किया गया है इन हाउस बाय टीम ऑफिसर्स ऑफ द कॉर्प्स ऑफ सिग्नल ऑफ द आर्मी। तो आर्मी के द्वारा जो है ये एप्लीकेशन डेवलप किया गया है, और ये एप्लीकेशन जो है डिप्लॉय किया जाएगा ऑन द आर्मीज इंटरनल नेटवर्क एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ आर्मीज वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग एप्लीकेशन। जो अभी के टाइम में जो आर्मी ऐप यूज़ कर रही है, तो उस ऐप की जगह अब असिग्मा का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो करीब 15 साल से वो पुराने एप्लीकेशन यूज़ हो रहे थे। अब जो है असिग्मा एक नया सॉफ्टवेयर जो है, ये ऐप है नया, इसका यूज़ आर्मी करेगी। तो ये आर्मी के अपने खुद के हार्डवेयर्स पे जो है बेस्ड है, और इट हैज़ ए वैरायटी ऑफ कंटेम्प्रेरी फीचर्स। यहाँ तक कि इसमें मल्टी लेवल सिक्योरिटी, मैसेजिंग, प्राइवेटाइजेशन भी देखने को मिलेगा, और ट्रैकिंग वगैरह भी इसमें हमको देखने को मिलेगी। दिस फ्यूचर रेडी मैसेजिंग एप्लीकेशन विल मीट रियल टाइम डाटा ट्रांसफर एंड मैसेजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आर्मी। तो आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। आज की वीडियो में से इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।